अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, नजीबुल्लाह यूसुफज़ई एमएससी एनएपीएल इन केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। हम ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से कैसे एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। रिडॉक्स मेथड या इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ये कौन सा मेथड है? सबसे पहले प्रिंसिपल्स, कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं रिडॉक्स मेथड से एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए? तो प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, किस असूल के मुताबिक हम एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं? याद रखिए, रिडॉक्स मेथड हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हों उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होने चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट ने लॉस किए हो उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्स ने गेन किए हो, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन इक्वल हो। तो ये क्या है? प्रिंसिपल है रिडॉक्स मेथड का। क्या बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हो उनकी तादाद गेन इलेक्ट्रॉन के तादाद के बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। ये रिडॉक्स रिएक्शन का क्या है? रूल है या प्रिंसिपल है। ठीक है, इस प्रिंसिपल की थ्रू हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन की। अब कौन से रूल हम यूज करेंगे एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए? प्रिंसिपल हमें पता चल गया, कौन से बेसिक रूल्स यूज किए जाते हैं या स्टेप्स यूज किए जाते हैं, पहले वो स्टेप्स लिखते हैं। तो स्टेप नंबर 1, तो पहला जो रूल है एक रिडॉक्स रिएक्शन को रिडॉक्स मेथड से या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द इक्वेशन। इक्वेशन में इन्वॉल्व तमाम एलिमेंट को आपने, तमाम एटम्स को आपने उनकी ऑक्सीडेशन नंबर देनी है कि इस मॉलिक्यूल में या इस फार्मूला यूनिट में इस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ये बताना है। उसके ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस कर चुके हैं। अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम, एक एटम पर जो ज़ाहिरी चार्ज होता है उसे ही प्लस हो माइनस हो उसे कहा जाता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एलिमेंट ने ना इलेक्ट्रॉन लूज किया हो ना गेन किया हो, एक फ्री एलिमेंट हो। इसी तरह फिर उसके बाद हर एटम को उसका ऑक्सीडेशन नंबर देने के बाद आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। उस रिएक्शन में इन्वॉल्व जिन जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया हो वो मालूम कर लो कि इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना था और राइट साइड पे इतना है, ये बताना है। यानी जिन एलिमेंट या जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका हो उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करनी, उनको अंडरलाइन करना है या उनको पहचानना है, वो अपने लिए मालूम करना है पहले कि किन किन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद जिन जिन एटम्स, यानी एक एटम लेफ्ट साइड पर एक ऑक्सीडेशन स्टेट रखता होगा जिसका चेंज हो गया होगा, दूसरे साइड पे उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और होगा, तो एक ब्रिज की मदद से, एक लाइन की मदद से उस एटम को क्या करना है या उन एटम्स को कनेक्ट करना है। लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर उन्हीं एटमों को कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद कनेक्ट करने के बाद इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन। फिर जब आप
को ये पता चल जाए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले इतना था अब इतना है, और लेफ्ट साइड पे टोटल इतने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं, तो राइट साइड पे टोटल इतने इलेक्ट्रॉन गेन हो गए हैं। अब फर्क कितना आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन या कितने चार्जेस लेफ्ट साइड पर इतने हैं और राइट साइड पे उतने इक्वल उसके नहीं आ रहे हैं। तो चार्जेस को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन जो हो चुके हो उनको इक्वलाइज करना है, बराबर करना है। उसके लिए खास ट्रिक है, वो हम अप्लाई करेंगे। फिर ये करने के बाद बैलेंस द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन। फिर लास्ट में इंस्पेक्शन मेथड के मुताबिक जब आप इलेक्ट्रॉनों की इक्वलाइजेशन कर लेंगे लॉस एंड गेन की, फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम की इक्वलाइजेशन करनी है। वो किसकी मदद से? वो इंस्पेक्शन मेथड की मदद से, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक एग्जांपल की मदद से ये सारे स्टेप्स किस तरह अप्लाई किए जाते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन पे, ये देखते हैं। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं। एग्जांपल से फॉर एग्जांपल आप फास्फोरस प्री एलिमेंट रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर के साथ, तो नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट में फास्फोरस एलिमेंट, इसी तरह नाइट्रोजन एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका होगा, वो कैसे हमने बैलेंस करना है। अब ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और इसको रिडॉक्स मेथड की मदद से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहला जो यहाँ पे हमने रूल लिखे थे उनमें ये था कि सबसे पहले सब एटमों को उनके ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड कर दो, ऑक्सीडेशन नंबर प्रोवाइड कर दो। ये चीज़ हमने लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस किया था कि एक प्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो स्टेप 1 यानी रूल 1 हम अप्लाई कर रहे हैं। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि ये प्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इसी तरह हाइड्रोजन का हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर है +1। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता तो वहां से देख ले। इसी तरह नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +5, और इसी तरह ऑक्सीजन का हमें पता है नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और ये चीज़ भी हमें मालूम है कि इसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 3 हैं। तो इस -2 के साथ ये 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 ज़ा 6, यानी कितना बन रहा है, -6 बन रहा है ये। इसी तरह प्लस वाटर में ये चूंकि है कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में भी हमने ये रूल पढ़ा था कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसको प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करना है, और जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो उसको माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करना है। तो इस वजह से चूंकि हमें पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.4, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन को माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्रोवाइड करेंगे। और हमें पता है कि वाटर एक नॉर्मल ऑक्साइड है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, ठीक है। इसी तरह बाकी एलिमेंट चेक करते हैं। बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन 3 एटम है, और ये चीज़ हमें मालूम है हाइड्रोजन का मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, और चूंकि इसके एटमों की तादाद है 3, तो +1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3। और इसी तरह फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 था, लेकिन इस साइड पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। कितना है, +5 है। और ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन एटम का ये फिर से नॉर्मल ऑक्साइड है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, लेकिन चूंकि इसके एटम कितने हैं, 4 है, तो ये 4 इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह नाइट्रोजन
क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम के साथ क्या है, बॉन्डेड है। एक ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो इसका फिर मतलब ये है कि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और ऑक्सीजन का क्या है, -2 है, -2। ये हमने क्या किया, पहला रूल अप्लाई किया। पहले रूल में आपने क्या करना है, तमाम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर या तमाम एटम को उनके ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं। एक बार फिर से ऑक्सीडेशन नंबर लेक्चर नंबर 15 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप वहां से देख ले। दोबारा मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबा होता जा रहा है। नेक्स्ट दूसरा रूल हमने ये पढ़ा था कि आप उन एटमों को मालूम कर लें जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है। अब किन किन एटमों का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है, याद रखें, इस फास्फोरस का लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन राइट साइड पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो दूसरा रूल ये था कि आइडेंटिफाई करो उन एटम्स को, पहचान लो या मालूम कर लो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है, ये आप अपने हिसाब से या तो इस तरह अंडरलाइन करके मालूम कर लो अपने लिए, या कोई भी तरीका अगर आप लिख सकते हैं। कुछ लोग फिर इस तरह करते हैं कि लेफ्ट पे 0 था, राइट पे इसी तरह एरो बना के वो इस तरह लिख लेते हैं कि राइट पे अब फास्फोरस +5 के पे चला गया है। इसी तरह नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है, और राइट साइड पे क्या है, +2 है। तो नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है, +5 से क्या हो चुका है, +2 हो चुका है। तो या तो आप सिर्फ इस तरह अगर अंडरलाइन करते हैं, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं लेक्चर में बता रहा हूँ, तो अगर ये तरीका आपको पसंद है फिर आप ये तरीका अप्लाई कर दिया करें। तो इन 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है, तो दूसरा रूल भी हमने अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि आप मालूम कर लो किन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है। तो इस पूरे केमिकल इक्वेशन में सिर्फ इन 2 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है, बाकी सब अपने +1 और इसी तरह अपने -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इस तरफ भी थे, उस तरफ भी हैं। तो ये दूसरा रूल हमने क्या किया, अप्लाई किया। या तो सिंपल तरीका ये है कि आप इस तरह अंडरलाइन कर लो, या इस तरीके से अपने लिए मालूम कर लो। मेरे लिए मतलब मैं जो मोस्टली अप्लाई करता हूँ या अपनी आसानी के लिए करता हूँ, मैं इस तरह अंडरलाइन करता हूँ, दूसरा स्टेप में ये अप्लाई करता हूँ। अब आते हैं तीसरा स्टेप क्या है, आपने ब्रिजिंग करनी है। क्या करना है, ब्रिजिंग करनी है। ब्रिजिंग में इस तरह लाइन की मदद से कनेक्ट करना है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चूंकि चेंज हो चुका है, तो फास्फोरस और इस फास्फोरस एटम को मिलाओ, इसी नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन एटम को इस तरह नीचे की तरफ से इस तरह मिलाओ, इसको कहा जाता है ब्रिजिंग। तो तीसरा जो स्टेप हमें बताया गया था, दूसरा स्टेप भी हमने क्या किया, फॉलो किया या ओबे किया। अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप ये है, तो तीसरे स्टेप में आपने ब्रिजिंग करनी है। ब्रिजिंग मीन उन्हीं एटमों को एक दूसरे के साथ क्या कर लो, कनेक्ट कर लो। से फॉर एग्जांपल अब आप हर स्टेप के लिए अलग अलग भी मतलब ये इक्वेशन दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग फिर इस तरह करते हैं दूसरे स्टेप पे आइडेंटिफाई करने के लिए कि पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरे स्टेप में सिर्फ उन एलिमेंट का दिखाते हैं जिनका चेंज हो चुका होता है, बाकियों के ऑक्सीडेशन नंबर को चलते ही नहीं। तीसरे स्टेप के लिए फिर आप फिर से सिर्फ उन एलिमेंट को, उन केमिकल स्पीशीज को राइट और लेफ्ट पे लिखो जिनमें एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका हो, चेंज हो चुका हो। से फॉर एग्जांपल फास्फोरस का हो चुका है, तो ये आप राइट साइड पे लिख लें फास्फोरस, और इसी तरह इस केमिकल स्पीशी में फिर नाइट्रोजन का चूंकि चेंज हुआ, ये उठाओ HNO3, और फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस वाटर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा इनमें मौजूद एटम ऐसा नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका हो। तो
फिलहाल आप ब्रिजिंग के लिए सिर्फ उन्हीं को लिखो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका होता है। ठीक है, तो इस तरफ ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें मौजूद फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो चुका है। ठीक है, और इसी तरह ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो चुका है। तो +2 हो चुका है, यहाँ पे क्या था +5 था। अब सबका दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिसका चेंज हो चुका है। ये 0 था और इस साइड पे क्या हो चुका है +5 हो चुका है। तो यहाँ देखें, अब ब्रिजिंग किस चीज को कहा जाता है? अगर आप इस तरह लाइन की मदद से उन्हीं एटमों को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो चुका हो, चेंज हो चुका हो, इस तरह इसको ब्रिजिंग कहा जाता है। तो थर्ड स्टेप हमें ये बता रहा था कि आप ब्रिजिंग कर लो, उन एटम्स को मिलाओ जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका हो। अब आते हैं, ये मालूम करते हैं, इक्वलाइजेशन करनी है। इक्वलाइजेशन कनेक्शन भी हमने किया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले क्या था 0 था, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +5 है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है। तो इसने क्या किया है, एक तो ये हमें पता चल गया कि इस एटम ने ऑक्सीडेशन किया है, इस वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन है। और इस एटम ने इलेक्ट्रॉन वापस क्या किए हैं, गेन किए। पहले इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट था, अब इसने वापस क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है। पहले 5 इलेक्ट्रॉन इसके कम थे, अब यहाँ पे +2, इसका मतलब ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन इसके कम है, तो कर चुका है, -5 लिख लो। और ये क्या कर चुका है, नाइट्रोजन वापस 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, तो +3। अब फोर्थ जो स्टेप था उसमें हमें यह बताया जाता था कि आप इक्वलाइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो चुके हैं, लॉस जो हो चुके हैं 5 हो चुके हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन हो चुके हैं वो कितने हैं, वो 3 है। तो अनइक्वल है, क्योंकि प्रिंसिपल यही था कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हो उतने इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, गेन होने चाहिए, या जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हो उतने लॉस होने चाहिए। तो यहाँ पे तो हो, अगर हम ब्रिजिंग की मदद से देखते हैं तो ऑक्सीडेशन में 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं, रिडक्शन में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं। अनइक्वल है इलेक्ट्रॉनों की लॉस एंड गेन, तो इक्वलाइजेशन करनी है इलेक्ट्रॉनों की। अब इक्वलाइजेशन स्टेप की तरफ आते हैं, स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में बस सिर्फ एक सिंपल ट्रिक अप्लाई करना है, सिंपल ट्रिक अप्लाई करना है। यही केमिकल इक्वेशन दोबारा लिख लो। यही केमिकल इक्वेशन दोबारा लिखना है। अब यहां इसमें देखें, उसी तरह वापस इनको मिलाएं, ब्रिजिंग कर ले, और यहां पे भी क्या कर ले, ब्रिजिंग कर ले। या आप अपनी आसानी के लिए इसी के अंदर क्या कर दो, इक्वलाइजेशन कर लो, यानी स्टेप 4 अप्लाई कर लो। यहाँ पे हमने लॉस एंड गेन मालूम कर लिए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो चुके हैं और यहाँ पे क्या हो चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं। अब इधर देखिए, अब इक्वलाइज करने के लिए सिर्फ सिंपल एक ट्रिक है, ये 3 यहाँ पे इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये 5 यहाँ पे इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ देखो, ये 3 अगर मैं यहाँ इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 3 5 15, यानी -15, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं, 15 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं, 15 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं। और ये 5 अब क्या करना है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, तो ये +15, क्योंकि 3 के साथ प्लस लिखा हुआ है, +15 इलेक्ट्रॉन। अब इक्वलाइजेशन हो चुका है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके थे उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं। तो ये 4th स्टेप है। 4th स्टेप में क्या करना है, आपने इक्वलाइजेशन करना है, इलेक्ट्रॉनों को इक्वलाइज करना है, लॉस एंड गेन इलेक्ट्रॉन को। तो वो हमने कर लिया, लेकिन
अब अगर हम जो फिफ्थ स्टेप है वो अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे एरो के ऊपर तो हमने लिखा कि इस तरीके से आप लॉस एंड गेन मालूम कर सकते हैं कि वो इक्वल हो चुके हैं या नहीं हो चुके, लेकिन केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे तो हमें ये नहीं बताया जा रहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस कितने हुए हैं और गेन कितने हुए हैं। तो यहाँ पे भी आपने कोएफिशिएंट लगाने हैं ताकि क्या हो, वो कोएफिशिएंट भी आप अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले उस कोएफिशिएंट की मदद से भी क्या हो, उस कोएफिशिएंट की मदद से भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, लॉस एंड गेन की तादाद इक्वल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप अप्लाई करते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, जो हम इस लेक्चर में शुरू में हिट एंड ट्रेल या ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से या इंस्पेक्शन मेथड के नाम से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब वही इंस्पेक्शन मेथड ही अप्लाई करना है। स्टेप 5 में जो बैलेंसिंग हम कर रहे हैं उसमें भी आपने एक बार वापस क्या करना है, अपने इस पूरे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को या इस पूरे रिडॉक्स रिएक्शन को एक बार क्या करना होगा, लिखना होगा। तो वापस एक बार अपने इस रिडॉक्स रिएक्शन को लिखते हैं। फास्फोरस रिएक्ट किया जा रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ प्लस वाटर के साथ, ठीक है, और नतीजे में फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस हो, H3PO4 को फास्फोरिक एसिड कहा जाता है, और अगर H3PO3 हो फिर उसे फास्फोरस एसिड कहा जाता है, ठीक है, फास्फोरिक एंड फास्फोरस। अब ये हमने अपना अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दोबारा लिख लिए। क्योंकि स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, स्टेप 5 में हम इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। तो अब ये जो 3 है, जो नाइट्रोजन के केस में हम दिखा रहे हैं कि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, ये 3 आपने जिन केमिकल इक्वेशन में जहां जहां फास्फोरस है वहां पे एज ए कोएफिशिएंट लगाना है। ये 3 वहां जहां पे फास्फोरस है वहां पे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन है उनको मल्टीप्लाई करना है या एज ए कोएफिशिएंट लगाना है उन केमिकल स्पीशीज के साथ जहां पे फास्फोरस है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे फास्फोरस है तो यहाँ पे ये 3 लगा लो, और इस केमिकल स्पीशीज में फास्फोरस है तो यहाँ पे लगा लो। इसी तरह फास्फोरस के केस में जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके थे उस नंबर को, यानी 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके थे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन था उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका था। अब जहां जहां केमिकल इक्वेशन में नाइट्रोजन है वहां पे आपने ये 5 उस केमिकल स्पीशीज के साथ मल्टीप्लाई करना है या एज ए कोएफिशिएंट यहाँ और यहाँ लगाना है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे 3 लगाया और यहाँ पे 3 लगाते हैं। इसी तरह 5 यहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 स्टेप्स आपने एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए या एक रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को रिडॉक्स मेथड से बैलेंस करने के लिए अप्लाई करने हैं, और बिल्कुल इस तरीके से। तो मज़ीद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको ये स्टेप्स बहुत अच्छा समझ आ सके। या इन 5 केमिकल इक्वेशंस को रिडॉक्स मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपने बैलेंस करना है। वही 5 स्टेप्स या रूल्स आपने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, वही प्रिंसिपल लॉस एंड गेन इक्वल होना चाहिए अप्लाई करना है। तो इनको लाजिमन प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको रिडॉक्स मेथड से एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है ये समझ आ सके। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये तरीका आपको नहीं आएगा।